हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोग का द वेरी फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हम लोग इसको जो है पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। इस चैप्टर का जो लाइन बाय लाइन जो पॉइंट है हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे और हर एक हार्ड वर्ड्स जो हैं उसकी मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। और बाकायदा मैं आपको बताऊंगा भी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हमें पता है कि हम लोग का बोर्ड जो है टर्म वन टू में बाइफरफिकेट हो गया है, तो सिलेबस भी जो है डिवाइड हो गया है। तो उसी हिसाब से हमें ये एमसीक्यू बेसिस के लिए चैप्टर तैयार करना है। हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं लिखने हैं, सब्जेक्टिव वाइज तैयार नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। द वेरी फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, मतलब चैप्टर का मतलब है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्र, मतलब राष्ट्रवाद, है ना। तो पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ, कैसे राइज हुआ, है ना। तो इस चैप्टर का मतलब ये है नेशनलिज्म कैसे आई, कौन लेके आया, क्या कारण था, कैसे लोगों को मतलब मोटिवेट किया गया कि नेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। फिलहाल ये चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये मतलब चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये एक पेंटिंग है, पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा जो है बताया गया है कि ये किसने बनाया है और ये पेंटिंग बाकायदा क्या बताती है ना। तो हम लोग देख लेते हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक। In 1848, Frederick Sorrow, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream, a world made up of democratic and social republic, as he called them. कहने का मतलब है एक पेंटर का नाम है जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट है ना। फ्रेंच आर्टिस्ट 1848 में फ्रेडरिक सोरो जिनका नाम था, उन्होंने 4 सीरीज़ की पेंटिंग्स तैयार की थी। मतलब अलग अलग 4 पेंटिंग्स बनाई थी। वो अलग अलग पेंटिंग्स अलग अलग चीज़ें डिपिक्ट करती थी, है ना। और उन्होंने क्या कहा था कि उनकी मतलब विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम, उन्होंने ये अपना सपना, मतलब अपना वो जैसा सोचते थे उन्होंने इस पेंटिंग में बाकायदा उसको उन्होंने पेंटिंग के रूप में उसको तैयार किया था। वो क्या सोचते थे, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ए वर्ल्ड मैड, मतलब पूरी दुनिया कैसा होना चाहिए, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी होना चाहिए, सोशल रिपब्लिक होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, लोग आज़ाद होने चाहिए, लोगों ने अपना हक समझना चाहिए, लोगों को अपना हक मिलना चाहिए, है ना। सब कुछ मतलब रूलर के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो ये इनके ड्रीम था। अब देखो यही पेंटिंग क्या बयां करता है, व्हाट डज दिस पेंटिंग एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई। कह रहा है कि आप लोग देख पा रहे हैं ये पेंटिंग में फिगर वन पेंटिंग में देख पा रहे हैं यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, यूरोप और अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। अब यहाँ पे इस पेंटिंग में उन्होंने मतलब जो है भेदभाव नहीं रखा है ना, सोशल हायरार्की नहीं रखा है। कह रहे हैं कि मैन भी है, वुमेन भी है और सभी एज वर्ग के लोग हैं, मतलब सभी एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या बुढ़ा बुढ़ी सब। और सोशल क्लासेस मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन, एक लंबा सा ट्रेन बना के जो है मार्च कर रहे हैं, चल रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज द पास बाई इट। और जैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये पेंटिंग आपको दिख रही है, यही स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये पेंटिंग आपको दिख रही है, ये यही स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। जैसे ही वहाँ से वो लोग गुजर रहे हैं ना, तो वो उनसे प्रे कर रहे हैं कि आप हमारे देश में आइए। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे देश में भी हमें भी फ्रीडम चाहिए। तो उस पेंटिंग के द्वारा फ्रेडरिक सोरो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि पूरे यूरोप में एक्चुअली क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लोगों के अपने आज़ादी चाहिए, है ना। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other। कह रहे हैं कि आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथों में देख पा रहे हैं कि एक हाथ में उनके क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। एनलाइटमेंट का मतलब कि ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान होना, चीज़ों को समझ में आना, है ना। तो कह रही हैं वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये दर्शा रहा है कि एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, मतलब लोगों का अधिकार एक हाथ में। जब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसी देश में जाएंगी तो 2 चीज़ें तो बिल्कुल लेके जाएंगे कि लोगों का वहाँ का ज्ञान बढ़ेगा, मतलब लोग जो है वहाँ के समझदार होंगे, वो अपने राइट्स को समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, और लोगों के पास अपनी आज़ादी होगी, मतलब सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन होगा देश में, और देश जो है कंट्री विल रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अकॉर्डिंग टू द रूलर, है ना। तो ये बात वो है इस पेंटिंग में दर्शाना चाहते हैं। और कह रहे हैं ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। कह रहे हैं कि देखिए एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, मैं इसका मतलब एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे आप लोगों को जो है मीनिंग दिया भी है, ये देख रहे हैं।
है ना, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो क्या हो, किसी की ना सुनता हो, मतलब निरंकुश हो, जो किसी की बात ना मानता हो, टोटल पावर उसी के पास सेंट्रलाइज हो, वो जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। तो कह रहे हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, मतलब ऐसे राजाओं का जो इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे राजाओं को क्या किया है इन लोगों ने, इस पेंटिंग में उन्होंने नीचे जो है तोड़ मरोड़ के गिरा दिया है। मतलब हम लोगों ने उनको टोटली क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया है, बॉयकट कर दिया, उनको हटा दिया है। वही चीज़ पेंटिंग के द्वारा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पे शैटर्ड दिख रहा है ग्राउंड पे, वो वाला चीज़ है। इन शेरोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एट डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाई थ्रू फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम। कह रहे हैं स्यूरस इन स्यूरस यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन का मतलब है मतलब ये सोरस फेडरिक का पेंटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये पेंटिंग 1848 में तैयार की है तो ऐसा कुछ भी यूरोप में नहीं है, ना डेमोक्रेसी है ना सोशल रिपब्लिक है। तो यूटोपियन विजन का मतलब होता है एक ऐसा विजन जो कि एक्चुअली में हो ही नहीं सकता। मतलब आप ऐसा सपना देख रहे हैं जो सपना कभी सच नहीं हो सकता, उसी को यूटोपियन विजन कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, है ना, ए टाइप ऑफ सोसाइटी विच विल नेवर एग्जिस्ट, है ना, विच विल नेवर एग्जिस्ट, एंड दैट इज व्हाट नोन एज यूटोपियन विजन। तो ये फ्रेडरिक सॉरो का यूटोपियन विजन ही तो था। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एट डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम। पूरे यूरोप के लोग यहाँ पे हैं, और लोगों का पहचान कैसा हो रहा है कि वो उन्होंने अपने हाथों में अपने देश का झंडा ले रखा है, और अपने देश का कस्टम मतलब कहते हैं कपड़ा पहन रखा है, जो ट्रेडिशनल उनके कस्टम्स वगैरह हैं वो पहन रखा है। लीडिंग द प्रोसेशन विद द पास्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम आर ऑलरेडी नेशन स्टेट। अगर बात किया जाए ये इस लॉन्ग ट्रेन जो है मार्च को लीड कौन कर रहा है, तो स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स कर रहे हैं। क्यों स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स को ही फ्रेडरिक सॉरो ने पेंटिंग में दिखाया, जस्ट बिकॉज कि एट दैट टाइम बाय दैट टाइम ये जो दो नेशन थे ना, वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो चुके थे। मतलब उनकी बाउंड्री फिक्स हो गई थी कि हाँ स्विट्जरलैंड यहाँ से यहाँ है, और अमेरिका को भी मतलब बाउंड्री फिक्स हो गया था। अमेरिका तो आप लोगों को पता ही है कि 1794 आया एज आई रिमेंबर, 1774 एज आई रिमेंबर कि उसको फ्रीडम मिल गया था, आज़ादी मिल गई थी, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन लाते लाते जो है 90 के करीब चला गया था। तो मतलब पूरे अगर हम देखेंगे ना, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे पूरे यूरोप में जो फ्रीडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन का मांग उठा, वो कहाँ से उठा, अमेरिका को देखते हुए उठा। अमेरिका ही ऐसा पहला देश है जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया, लोगों की आज़ादी मिली, है ना, लोगों को आज़ादी मिला। और अमेरिका को फ्रीडम दिलाने में मदद किसने किया था, फ्रांस ने किया था। तो जब फ्रांस ऐसी कामों में मदद कर रहा है, तो फ्रांस तो खुद भी देश को, फ्रांस के रेवोल्यूशनरी जो क्रांति लोग हैं वो खुद भी अपने देश को तो आज़ाद करना चाहेंगे ना, तो वो वाली बात थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फ्रांस, इधर आप लोग देखें, फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। अब फ्रांस के पास रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर मतलब 3 कलर का एक झंडा है जो अभी स्टैचू के पास पहुंचा है। शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जिनके पास काले रंग का झंडा है, गोल्ड फ्लैग है। इंटरेस्टिंगली at the time when Soros created this image, the German people did not yet exist as United Nations, and the flag they carry is an expression of liberal hopes in 1845 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि जब ये जर्मनी के लोग एकत्र हुए थे, मतलब एक हुए थे, और उनके हाथों में जब झंडा था, तो जर्मनी जैसा देश एग्जिस्ट भी नहीं करता था। जर्मन पीपल्स डू नॉट यूनाइट, मतलब जर्मनी नाम का देश नहीं था, फिर भी उन्होंने ये बताया था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में क्या लिबरल लोग जो क्या कर रहे थे, ऐसी जर्मन स्टेट्स की मांग कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन की मांग कर रहे थे, एक नेशन स्टेट की मांग कर रहे थे, है ना। और जर्मन लोग ये कब से ट्राई कर रहे थे, 1845 से ट्राई कर रहे थे कि जर्मनी को हम लोग यूनिफाई कर दें, है ना, जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज जो कॉमन है उसको इम्प्लीमेंट कर दे वहाँ पे, है ना। तो ये बात है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मन पीपल के पीछे कौन थे, ऑस्ट्रिया के पीपल थे। किंगडम ऑफ टू सिलीज, मतलब किंगडम ऑफ टू सिलीज के लोग थे। किंगडम ऑफ टू सिलीज क्या था, पहले इटली का ही एक सदर्न पार्ट हुआ करता था किंगडम ऑफ टू सिलीज। लंबार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। मतलब सबसे पहले अमेरिका है, फिर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद फ्रांस, और उसके पीछे सारे कंट्रीज जो हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपने घर में होमेज देना चाहते हैं, है ना, शरण देना चाहते हैं। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्रेस्ट सैंड्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। और कह रहे हैं कि ये लोग नीचे ये सारा कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर जो हर एक के भगवान है, जैसे कौन है, क्रिस्ट हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट है हमारे पास, सैंस हैं, एंजल्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब गेज अपॉन द सीन, उस सीन को देख के बहुत खुश हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये आर्टिस्ट ने ऐसा मतलब सारे नेशंस के लोगों को दिखाया है, मतलब हर एक गॉड को दिखाया, संत को भी दिखाया है, जीसस क्राइस्ट को भी दिखाया है ना, एंजल्स को भी दिखाया है। ये दिखाने का कारण ये है, सीधा सीधा उस पेंटिंग में फ्रेटर्निटी दिखाना चाहते हैं। एंड फ्रेटर्निटी, यू नो इट व्हाट इज फ्रेटर्निटी,
फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड, भाईचारा। तो सीधा सीधा इस पेंटिंग में वो भाईचारा दिखाना चाहते हैं कि हम सब देश एकजुट होकर अगर आज़ादी की मांग करते हैं, नेशन स्टेट की डिमांड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें फ्रीडम मिलेगा, हमारे पास लिबर्टी आएगी, फ्रेटर्निटी आएगी। तो ये चीज़ जो है वो करना चाहते हैं हम। और अभी आप ये तो मतलब हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था, अभी देखते हैं आगे क्या है। दिस चैप्टर विल विद मेनी ऑफ द इशूज विजुलाइज बाय सोरोस। अब देखो ये चैप्टर जो है इसी के बारे में है, जो सोरोस ने पेंटिंग बनाई है ना, फ्रेडरिक सोरोस ने, सारा चैप्टर इसी के बारे में डिस्कशन है, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज एज फोर्स व्हिच ब्रॉट अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसा चीज़ उभरा, मतलब फोर्स के जैसा था। जैसे कहते हैं ना आर्मी का सेना उतार देना, मतलब आर्मी उतार देना, सेना उतार देना, उस तरह से नेशनलिज्म के भाव पे लोग क्या है, मतलब राष्ट्रवाद के नाम पे लोग एक फोर्स की तरह काम करते थे। और यही फोर्स जो है नेशनलिज्म क्या किया कि पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप को चेंज कर दिया। मतलब वहाँ का जो राजनीतिक क्राइटेरिया था, मेंटली जो लोग वहाँ के राजा सोचते थे, वो सारा उनको अपना जो सोच बदलना पड़ा। द एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। कहने का मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, लोगों के अंदर जो है द पीपल हैड फॉलोड द नेशनलिज्म एंड व्हाट वाज द consequences of the nationalism, the result was that कि वहाँ पे क्या हुआ कि नेशन स्टेट का इमरजेंस हुआ और मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप को हटना पड़ा। मतलब पूरे यूरोप में एक राजा का रूल थोड़ी ना था, हैसबर्ग एम्पायर भी था, बर्बन डायनेस्टी भी था, तो बहुत सारे ऐसे डायनेस्टी थे जो रूल कर रहे थे, उसी को मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप कहा है। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली। वहाँ पे मॉडर्न स्टेट को इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे सोवरेन कंट्रोल राजा का था कि और कोई भी देश किसी कंट्री के अंदर नहीं था, उसी को सोवरेन कहा जाता है। सोवरेन मतलब कि हम लोग आज़ाद है कुछ भी करने के लिए। और एक टेरिटरी को डिफाइन कर दिया गया, टेरिटरी को क्या कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया, आप लोग देख पा रहे हैं। had been developing over a long period of time, but a nation state was one in which the majority of its citizens, not only its ruler, came to develop a sense of common identity and share history or distance। कहने के बाद नेशन स्टेट का क्या मतलब था, जब नेशन स्टेट के लोगों ने डिमांड किया तो लोगों के अंदर एक कॉमननेस की भावना आ गई। वहाँ के रूलर भी और वहाँ के लोकल लोग भी ये कहते थे, वो सोचते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, कॉमन आइडेंटिटी फॉलो करते थे। मतलब सभी के अंदर समान भाव आता था, जो राजा हो या चाहे वहाँ के लोकल लोग हो, और अपनी हिस्ट्री और डिसेंट को शेयर करते थे ताकि उनमें नेशनलिज्म और आ जाए। हिस्ट्री मतलब उनका इतिहास क्या है, डिसेंट मतलब उनके पूर्वज कौन है, ये सारा चीज़ वो लोग बातें करते थे। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम दिस टाइम इमोमेरियल, इट वाज फोर्स थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। मतलब ये कह रहे हैं कि ये कॉमननेस ऐसे ही नहीं आया, लोगों ने अपने आप थोड़ी ना कॉमननेस आ गया। वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज लोग थे, जो लीडर लोग थे, लोगों ने वहाँ के लोगों को जाके जगाया कि आप लोग, आपके अंदर ये कॉमननेस होना चाहिए, ये देश हमारा है, ये इस देश पे हम लोग का राज है ना। तो ये ऐसे नहीं आया है, इसके लिए बहुत सारा मतलब पापड़ बेलना पड़ा है लोगों को, कॉमन पीपल और जो वहाँ के लीडर्स थे उनको बहुत मेहनत करना पड़ा है। ठीक है, तो दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी यूरोप। कह रहा है कि इसी चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, चैप्टर इसी चीज़ पे डिस्कस करेगा कि यूरोप के अंदर कैसे जो है नेशनलिज्म एमर्ज हुआ 19th सेंचुरी में, है ना, और नेशन स्टेट किस तरह से आया और क्या क्या प्रोसेस, डाइवर्स प्रोसेस मतलब क्या क्या जरिए हुए जो ये हमें अपनाने में, मतलब हमें क्या क्या जरिया, मतलब किस जरिए के थ्रू हमें ये नेशनलिज्म और नेशन स्टेट हम अपने देश में पूरे यूरोप में लेके आए हैं। तो ये सारा चीज़ है। यहाँ पे येलो कलर में अर्नस्ट रेनर व्हाट इज ए नेशन स्टेट, ये एज सच आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप अपने भी रीड करके इसको समझ सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। और देखिए ये क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये भी आप लोगों को समझना है। देखिए हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मतलब बोरिंग नहीं लगना चाहिए, हमें ये ईगरनेस होना चाहिए, क्यूरियसिटी होना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट, है ना, आगे क्या। तो ऐसा बच्चों को लगता है हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इतिहास पता होना चाहिए, हमारे पूर्वज कैसे थे वो हमें पता होना चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपको नंबर तो वैसे ही मिलने वाले हैं, है ना, और नंबर के लिए तो पहली बात पढ़ना नहीं है, वी हैव टू गेन द नॉलेज एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक इट्स सफिशिएंट, है ना, पढ़ना इतना ज़रूरी है, ये मुझे ऐसा लगता है। और पढ़ने के लिए हमें पैसे की कमाने की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से।